नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका का लास्ट चैप्टर, आओ मिलकर बचाएं। ये चैप्टर जो है निर्मला पुतुल जी द्वारा लिखा गया है और इसमें यहाँ पर क्योंकि वो एक आदिवासी समाज से आती है और किस किस तरह की परेशानियां एक आदिवासी समाज को झेलनी पड़ती हैं और फिर उससे उन्होंने क्या कुछ सीखा और कैसा उनका नजरिया बना एक समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, समाज की जो रीतियां हैं उनके प्रति। तो काफी अच्छी सी ये कविता उन्होंने लिखी है जिसका नाम है आओ मिलकर बचाएं। बहुत ही सुंदर ये कविता है, बहुत ही प्यारी सी है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन और सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही इसके भावार्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम निर्मला पुतुल जी की ये कविता स्टार्ट करने से पहले उनके जीवन परिचय को थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो निर्मला पुतुल जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था ये दुमका 1972 दुमका झारखंड में हुआ था। 1972 दुमका झारखंड में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। और जैसे मैंने आपको बताया, इनका जन्म जो है एक आदिवासी परिवार में हुआ था। तो इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत ही ज्यादा संघर्षमय था, लेकिन फैमिली में एक चीज बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव था। एक चीज वो था घर में शिक्षा का माहौल। भले ही वो एक आदिवासी फैमिली से हो, आदिवासी परिवार से हो, लेकिन घर में शिक्षा का माहौल था क्योंकि जो पिता और चाचा थे दोनों ही शिक्षक थे। पिता और चाचा दोनों ही शिक्षक थे। लेकिन देखिए, क्योंकि ये काफी समय पहले की बात है, 1972 की बात है, बहुत ज्यादा हमारे देश में एक तरह से हमारे देश ने विकास नहीं किया था, तरक्की नहीं की थी, सैलरी पैसे बहुत कम थे। तो एक तरह से चाचा और पिताजी दोनों शिक्षक होने के बावजूद भी रोटी की समस्या से जूझने के कारण, यानी कि एक तरह से परिवार जॉइंट फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी, तो एक तरह से खाने के लिए भी बहुत मुश्किल होता था। तो जब खाने के लिए इतना मुश्किल था तो पढ़ने के लिए कहाँ से एक तरह से पैसा आता या क्या होता। तो एक तरह से इसी कारण उनकी जो शिक्षा थी वो नियमित नहीं हो पाई, यानी कि उनका जो नियमित अध्ययन था वो बाधित रहा। अब धीरे धीरे उन्होंने इसी तरह से पढ़ाई की और नर्स बनने पर उन्हें आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने ये सोचा कि अगर वो नर्स बन जाएंगी तो शायद उनको अपनी आर्थिक कष्टों से, अपनी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। और ये सोचकर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा भी किया और काफी समय के बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री भी उन्होंने प्राप्त की। तो इस तरह से जो संथाली समाज था और उसके राग बोध से उनका जो जुड़ाव वो पहले से ही था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ, यानी कि उस टाइम पे वो केवल अपने समाज को जानती थी, अपने संथाली समाज को जानती थी, उनके राग बोध यानी कि उनके रीति रिवाजों को जानती थी। लेकिन जब उन्होंने नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की, जब वो नर्सिंग की शिक्षा ले रही थी, तो उस समय उन्हें बाहरी दुनिया से भी उनका परिचय हुआ, बाहरी दुनिया को भी उन्होंने देखा। तो दोनों समाजों की एक तरह से दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवार की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। यानी कि जब उन्होंने बाहर की दुनिया देखी और अपना संथाली समाज देखा, अपना परिवेश देखा, तो उससे क्या हुआ कि उनको काफी चीजें उनमें एक तरह से क्रिया प्रतिक्रिया की क्या कैसा रिएक्शन होना चाहिए, किस चीज के प्रति कैसी एक तरह से कैसे अपनी बात रखनी चाहिए, ये सारी चीजों का ज्ञान उन्हें तभी हुआ। और इससे वो अपने परिवेश की, अपने आसपास की जो वास्तविक स्थिति थी उसको समझने में वो सफल हुई। तो देखिए, यहाँ पर काफी कुछ चीजें उनके बारे में लिखी गई है कि उन्होंने कड़ी मेहनत और खराब दशा कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए
एक तरह से दिक्कुओं की व्यवसायी, हाथों कठपुतली बनना, तो ये सब चीजें उन्होंने अपने परिवार में देखी थी, अपने परिवार में एक तरह से वो देख रही थी। तो इसी कारण यहाँ पर उन्होंने काफी सारी, उनका जीवन परिचय दिया गया है, काफी सारी बातें यहाँ पर दी गई है उनके जीवन के बारे में। तो ये आपके पाठ्य पुस्तिका का एक भाग है, आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं उनकी कविता, जिसका नाम है आओ मिलकर बचाएं। तो देखिए कविता जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब उनका बाहरी समाज से जुड़ाव हुआ, बाहरी समाज से जब वो मिली, बाहरी लोगों से जब वो मिली, तो उस टाइम पे उन्हें पता चला डिफरेंस, उस टाइम पे उन्हें पता चला अंतर, कि क्या अंतर है यहाँ पर दोनों चीजों में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्या यहाँ पर कहा है कि शुरुआत में आओ मिलकर बचाएं। देखिए कविता का नाम भी वही है और पहली पंक्ति भी वही है, आओ मिलकर बचाएं। किसको बचाना है, अब वो आगे देखेंगे। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। तो क्या मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से वो अपने एक तरह से अपने घर पर वो थी और अपने घर पर उन्होंने सारी चीजें सीखी, पढ़ी लिखी, और उसके बाद जब वो एक तरह से नर्सिंग करने के लिए जब वो बाहर निकली, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या ऐसा देखा, वो क्या ऐसा अंतर कर पाई एक तरह से अपने समाज और बाहर के समाज में, जिसके लिए वो यहाँ पर इस तरह से कह रही है कि आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। तो देखिए इन्होंने ये जो कविता लिखी है, ये मूलतः संथाली भाषा में लिखी है और इस कविता का अनुवाद किया है अशोक सिंह जी द्वारा। तो क्योंकि प्रकृति के विस्थापन और विनाश के कारण जो आदिवासी जातियों पर संकट मंडराने लगा है और स्वास्थ्य, सामाजिक प्राकृतिक परिवेश को बचाने के लिए समाज की महत्वपूर्ण वस्तुओं को बचाना बहुत आवश्यक है, तो उसी का उल्लेख करते हुए कवयित्री यहाँ पर कह रही है, आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहती हैं, यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं कि आओ मिलकर बचाएं, क्योंकि जो सामाजिक और प्राकृतिक रूप से हम आदिवासियों की जो बस्तियां हैं वो भी अब धीरे धीरे नग्न होती जा रही हैं। शहरों की जलवायु का बस्तियों पर प्रभाव पड़ने लगा है, उसी वातावरण से इन्हें बचाना है, इन्हें उसी वातावरण से इसे बचाना है, यानी कि जो शहर की आबो हवा है, शहर की आबो हवा इससे नहीं लगने देनी है। एक तरह से देखिए यहाँ पर क्या कहा है, एक तो सामाजिक रूप से कहा है कि जिस तरह समाज जो है बदल रहा है, धीरे धीरे समाज में एक तरह से शहरीकरण आ रहा है, पाश्चात्यकरण आ रहा है, तो उस सब से, उन सब चीजों से बचाना है अपनी बस्तियों को। और दूसरा यहाँ पर बचाना है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से यानी कि जिस तरह से अब शहरों में आपको स्वच्छ जल नहीं मिल पाता, पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, खुली हवा नहीं मिलती है, स्वच्छ वायु नहीं मिलती है, स्वच्छ जलवायु का अभाव होता है। और देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, जिससे क्या होता है, काफी सारा ट्रैफिक, काफी सारा रश होता है, पॉल्यूशन होता है, नॉइज होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। और दूसरा है समाज, जो गांव, जो एक तरह से शहर का समाज है, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा मिलजुल कर नहीं रहते हैं। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि जो कॉलोनीज होती हैं उनमें, या खुले जो वैसे सिंपल घर होते हैं उनमें, फिर भी थोड़ा बहुत शायद लोग आपस में बात करते हैं, मिलकर सेलिब्रेट करते हैं चीजें, लेकिन आपने देखा होगा जो अब एक तरह से ये फ्लैट्स बनने लगे हैं, एक तरह से ये पूरा एक कॉलोनी पूरी जो बन रही है, इसमें क्या होता है कि तो लोगों को ये तक नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है।
तो यहाँ पर क्योंकि वो कह रही है कि अब जो वो अपनी जो संथाली आदिवासी संस्कृति जो है, वो अपनी संथाली आदिवासी संस्कृति को कहती हैं कि उन्हें एक शहरी सभ्यता संस्कृति के कुप्रभाव से दूर रखना है। जो शहर में सभ्यता संस्कृति चली हुई है, इसके कुप्रभाव से उसे दूर रखना है, क्योंकि अब आदिवासी लोग भी अपनी संस्कृति को छोड़कर धीरे धीरे अपनी शहरी तौर तरीके जो हैं उन्हें अपनाने लगे हैं। तो कवियत्री यहाँ पर क्या कहती है कि हमारी जो बस्तियां हैं उन पर लगातार शहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। लोग तन को ढकने के बजाय लोगों में तन को ढकने के बजाय तन को दिखाने की होड़ लगी है, और इसके साथ ही उन्होंने पृथ्वी को भी पेड़ पौधों से विहीन कर दिया है। यानी कि शहरीकरण के चक्कर में, ज्यादा फैसिलिटी के चक्कर में लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, हर तरह का प्रदूषण। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको सामाजिक तौर पर भी कह रही हूँ कि सामाजिक तरह से भी प्रदूषण, एक तरह से उसे कह सकते हैं कि समाज में बहुत ज्यादा एक तरह से शहर में आप देखेंगे चोरी, लूट, मार, एक तरह से बहुत ही अलग अलग तरह की चीजें, और दूसरा प्राकृतिक रूप से भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो वो अपनी बस्तियों को बचाना चाहती हैं शहर की उस आबो हवा से। आगे क्या कहती हैं देखिए, बचाएं डूबने से पूरी पूरी बस्ती को हंडिया में, बचाएं डूबने से पूरी बस्ती को हंडिया में, पूरी पूरी बस्ती को हंडिया में। अब देखिए क्या कह रही हैं, हंडिया जो होता है, एक लास्ट में यहाँ पर शब्द दिया गया है हंडिया। तो आपने सुना होगा हंडिया जो है, एक हांडी कहते हैं ना, तो हांडी होती है एक तरह का बर्तन जिसमें आदिवासी लोग जो है खाना बनाते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें उसमें काम करते हैं, पानी भरते हैं या जो भी चीजें करते हैं। तो एक तरह का बर्तन होता है जिसे हांडी कहा जाता है, गोल होता है, बिल्कुल मटके की तरह का होता है। तो वो कहते हैं बचाएं डूबने से पूरी पूरी बस्ती को हंडिया में। तो क्या कह रही हैं यहाँ पर, अब इन पंक्तियों में कवियत्री शहरीकरण, जो शहरी वातावरण है, उसके प्रभाव को अपने क्षेत्र, जो उनके क्षेत्र के लोगों पर जो वो प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव से वो एक तरह से बचाना चाहती हैं, क्योंकि शहर के लोग तरह तरह के नशे करते हैं। शहर के लोग क्या करते हैं, तरह तरह के नशे करते हैं, और वो कहती हैं कि इससे पहले हंडिया, जो एक तरह से हंडिया जो होती है उसमें आदिवासी लोग शराब भी बनाते हैं। तो वो कहती हैं कि इससे पहले कि हमारी पूरी बस्ती को नशे की लत लग जाए, हमारी पूरी बस्ती उस हंडिया में डूब जाए, तो हमें अपने लोगों को नशे की प्रवृत्ति से भी बचाना है। क्योंकि शहर में लोग नशे के नाम पर, यानी कि देखिए आपने देखा होगा कितने भी जो क्लब्स होते हैं या कुछ भी, एक तरह से यहाँ पर कोई भी एक एज का कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर हर एज के जो लोग होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं या नशे करते हैं। तो यही यहाँ पर कवियत्री उसी चीज से हमारी अपनी उस संस्कृति सभ्यता को, संथाली सभ्यता को बचाना चाहती हैं। कहती हैं बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में, यानी कि वो इससे पहले कि हमारी पूरी बस्ती के लोगों को नशे की लत लग जाए, तो हमें अपने लोगों को नशे की प्रवृत्ति से बचाना होगा, कि इससे पहले कि वे सबके सब हंडिया में डूब जाएं, तो हमें उन्हें बचाना होगा। देखिए आगे का काव्यांश पढ़ते हैं, अपने चेहरे पर संथाली परंगना की माटी का रंग, अपने चेहरे पर संथाली परंगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। किस किस चीज को बचाना है देखिए, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट को, मन का हारापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन और जुझारूपन भी, ये सारी चीजें बचानी है। अब देखिए क्या कहती है यहाँ पर कवियत्री कि शहर की आबो हवा, शहर की
आबो हवा जो आदिवासी लोग हैं उनके सरल सहज जीवन को और उनके स्वभाव को एक तरह से प्रभावित कर रही है। तो वो अपने लोगों से आग्रह करती हैं, अपने लोगों से कह रही हैं कि अपने मूल आदिवासी चरित्र और संस्कृति को बनाए रखें। इसीलिए देखिए क्या कहती हैं, अपने चेहरे पर संथाल परंगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, यानी कि वो कहती हैं कि अपने मूल आदिवासी चरित्र जो तुम्हारा है, उस चरित्र व संस्कृति को बनाए रखना है तुमने। और संथाल परंपरा के जो लोगों की, संथाली परंगना की माटी का रंग, संथाल परंगना के जो लोगों की सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बचाना है। और झारखंडी भाषा में झारखंडीपन, झारखंडी भाषा ही उनकी असली भाषा है, इसीलिए उसे बचाए रखना है, उसे बनाए रखना है, उस पर शहरीकरण का प्रभाव नहीं होने देना है। क्योंकि जो शहर के लोग हैं, देखिए अगली पंक्ति देखिए, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। देखिए ये लास्ट सेशन में भी इस तरह की एक कविता हमने पढ़ी थी और फिर से कुछ उसी तरह की पंक्तियां आ रही है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। देखिए दिनचर्या कैसी होती जा रही है, अब धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई नए सपने नहीं है, कोई नया जोश नहीं है जीवन के प्रति। बस क्या है कि सुबह उठना है और अपने जरूरी काम करने हैं, रेडी होना है, नाश्ता करना है, काम पर आ जाना है और शाम को घर जाना है, थके हार कर खाना खाना है, सो जाना है। यानी कि ठंडी होती दिनचर्या, डेली का एक ही रूटीन बन गया है, डेली वही फॉलो किया जाता है, कुछ नया नहीं किया जाता। तो ये दिनचर्या अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है, तो उसके लिए जीवन की गर्माहट, जीवन की गर्माहट यानी कि एक तरह से दिनचर्या में जो पहले जैसा उत्साह और उमंग नहीं है, उन्हें दूर करना है। जीवन के जो उमंग है, जीवन का जो उल्लास है, जीवन का जो उत्साह है, जो लोगों के मन में क्या भरता है, खुशियां भरता है। मन का हारापन, मन का हारापन यानी कि जो मन एक तरह से हरापन, जो मन का हरापन है, जो मन सूना हो गया है। अब बहुत ज्यादा लोग आपस में बातचीत नहीं करते। आपने देखा होगा यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स भी आपस में बातें नहीं करते, फैमिली मेंबर्स भी आपस में बैठ के खाना नहीं खाते, फैमिली मेंबर्स को भी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि किसी को 6 बजे जाना होता है, किसी को 7 बजे जाना होता है, किसी को 9 बजे जाना होता है, किसी को 10 बजे जाना होता है। एक एक करके सब अपने अपने टाइम पे नाश्ता करके निकल जाते हैं और फिर आने की टाइमिंग भी इसी तरह की सबकी अलग अलग है और सबका एक ही चीज कहना होता है कि हम अब थक गए हैं। तो वो अपने मोबाइल फोन्स में, अपने रूम्स में, अपनी चीजों में बिजी हो जाते हैं। तो एक तरह से जो मन में हरियाली थी, जो मन में खुशी थी, जो मन की उमंग थी, जो सब लोग बैठकर साथ में बातें करते थे, साथ में लंच करते थे, साथ में डिनर करते थे, साथ में ब्रेकफास्ट करते थे, यानी कि साथ बैठकर खाना खाते थे, वो एक तरह से जो रिवाज है वो धीरे धीरे खत्म ही हो गया है। भोलापन दिल का अब लोगों के अंदर, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना काम निकालना है, हर एक व्यक्ति को समय पर पहुंचना है, हर एक व्यक्ति को हर चीज जरूरत से ज्यादा चाहिए होती है। तो एक तरह से लोगों के दिलों का भोलापन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लोगों के मनों का जो भोलापन है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो उसे भी बचाने की जरूरत है। अक्खड़पन और जुझारूपन, स्वभाव में अक्खड़पन, यानी कि पहले क्या होता था कि अब आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, आपस में बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं, भले ही वो एक दूसरे से अंदर से जलते हो या एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन वो अक्खड़पन जो अपनी भाषा का है, यानी कि एक जो जोश जो है अपनी भाषा में, एक तरीका जो है अपना, वो तरीका अब लोगों ने दिखावे के कारण छोड़ दिया है। जुझारूपन भी, यानी कि किसी को अगर कोई एक तरह से काम करना है तो उसके लिए जुझारूपन अब ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, तो इन्हें भी बचाना है।
यानी कि कवयित्री कहना चाहती हैं कि संथाल समाज की जो पहचान है वो है उन लोगों का उत्साह भरा समाज, उत्साह भरा जीवन, उनका जोशीलापन, उनके दिल का भोलापन और उनके स्वभाव का अक्खड़पन और जुझारूपन, जो उन्हें बचाए रखना है, जो उन्हें बचाना है। तो इस तरह देखिए आप कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर कवयित्री द्वारा लिखी गई है। अगली पंक्तियां हैं, आओ मिलकर बचाएं। किसको बचाना है अब मिलकर? आओ मिलकर बचाएं। किसको बचाना है मिलकर? भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन और फसलों की लहलहाहट। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां हैं, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं और कितनी सरल सी चीजों को बचाने के लिए यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं। बहुत सारे धन को बचाने के लिए नहीं कह रही हैं, जो भीतर की आग है, भीतर की आग यानी कि जो संथाली लोगों की पहचान है, उनका साहस, उनका पराक्रम, उनकी वीरता ही उनके भीतर की आग है। तो उस भीतर की आग को बचाना है। धनुष की डोरी पर चढ़ा हुआ जो तीर है और कंधे पर जो कुल्हाड़ी है, वो संथालों की असली पहचान है। धनुष की वो डोर, तीर का नुकीलापन यानी कि जो उनके हाथों में जो कुल्हाड़ी और तीर है, वही उनकी असली पहचान है और जिसे उन्हें हमेशा बनाए रखना है। तो देखिए आगे यहाँ पर क्या कहती हैं, आगे जिस तरह से झारखंड को प्रकृति ने भरपूर प्राकृतिक संपदा से नवाजा है, तो यहाँ पर काफी सारे पेड़ पौधे हैं, काफी बड़े जंगल हैं। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि जंगल की ताजी हवा, अपने जंगलों की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, यानी कि जो जितने भी वहां पर पेड़ पौधे हैं, सुंदरता है और वातावरण में जो ताजी हवा है और वहां की नदियों का जो पानी है, जल है, वो स्वच्छ और निर्मल है। वहां की नदियों का जो जल है वो स्वच्छ, निर्मल और एकदम साफ है। तो उसको यहाँ पर बचाने की कोशिश कहने के लिए कहा गया है कि नदियों की जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, एक तरह से वहां पर एकदम शांति छाई रहती है, क्योंकि वहां पर कोई भी शोरगुल नहीं होता, कोई भी इंसान नहीं होता, कोई भी एक तरह से संसाधन नहीं होता जो हमें डिस्टरबेंस करे, जो हमें परेशान करे। तो नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, पहाड़ों का मौन यानी कि पहाड़ों में बसी हुई वो शांति, आदि गीतों की धुन, आदिवासी लोगों के गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, जब मिट्टी में जब बहुत तेज एकदम मिट्टी गर्म होती है, तो उसके बाद क्या होता है, जब बारिश होती है तो मिट्टी क्या हो जाती है, थोड़ा सा एक तरह से गीली हो जाती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर एक तरह से गंध निकलती है, बहुत ही सुंदर गंध उसमें से आती है और उसी को कहा जाता है मिट्टी का सौंधापन। मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, यानी कि जो मिट्टी में सौंधापन है और खेत जो लहराती हैं, उन सबको इस क्षेत्र में विशिष्टता प्रदान करती है। यानी कि उन ये सारी चीजें वहां के लोगों को इन सब चीजों में विशिष्टता प्रदान करवाती है। अब देखिए आगे क्या कहा है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से जो हमारी लोकगीत है, जो हमारी लोक कलाएं हैं, वो सब क्या है, हमारी संस्कृति की पहचान है और इन सबको शहरी संस्कृति के प्रभाव से बचाना है हमें। तो देखिए ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अगले स्टैंजे की तरफ आते हैं, अगले काव्यांश की तरफ। नाचने के लिए खुला आंगन, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां। शहर में जो बढ़ती जनसंख्या है, उस जनसंख्या के कारण घर और आंगन छोटे होते जा रहे हैं। यानी कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि शहरों में क्या होता है, फ्लैट लेकर लोग रहते हैं, छोटे छोटे फ्लैट लेकर रहते हैं लोग।
तो यहाँ पर बताया गया है कि जो उपरोक्त पंक्ति में कवयित्री कहती है कि गांव में हमारे पास नाचने व एक तरह से गाने, मौज मस्ती करने का, यानी कि हंसने के लिए, नाचने गाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए खुला आसमान, एक तरह से खुले स्थान है। और यहाँ पर हंसने के लिए थोड़ी खिलखिलाहट है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि खुशी का आनंद प्रकट करने के लिए हमारे पास सुंदर सुंदर लोकगीत है, संगीत है, और जो अपनी खुशी को लोक कलाकारों के जरिए एक तरह से प्रकट करती है। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, अगर कभी मैं निराश भी हूँ, कभी मैं परेशान भी हूँ, कभी मैं दुखी भी हूँ, तो रोने के लिए मेरे पास मुट्ठी भर एकांत होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आगे कहती हैं, बच्चों के लिए मैदान, लेखिका कहती हैं बच्चों के लिए मैदान, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुस्कुराहट। तो देखिए क्या चीजें यहाँ पर बताई गई है। नाचने के लिए खुला आकाश, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। तो देखिए जिस तरह से शहर की जनसंख्या जो है या आबादी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और अब इसी कारण धीरे धीरे जो है वहां पर खुले जो मैदान है उनका एकांत स्थान खत्म होता जा रहा है। भीड़ बहुत है मगर पड़ोसी को नहीं पहचानता, यानी कि एक तरह से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये पंक्तियां कि भीड़ बहुत है लेकिन पड़ोसी को नहीं पहचानता, क्योंकि ऐसा करने से दुख और सुख दोनों में व्यक्ति अकेला रहता है। तो यहाँ पर जो लाइन कही है कि नाचने के लिए खुला आकाश, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर संगीत। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ की शांति। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी भरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा अविश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, क्या बचाना है हमने कि इस अविश्वास भरी जिंदगी में, ये जो जिंदगी अविश्वास से भर गई है, यानी कि अभी किसी को भी विश्वास नहीं होता, किसी को भी इस बात पर एक तरह से नहीं आ रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे पर, क्योंकि समय ही ऐसा है। तो ऐसे अविश्वासी समय में थोड़ा सा विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दुनिया जो है इसी पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है कि हम विश्वास कितना करते हैं। थोड़ी देर सी उम्मीद, थोड़े से सपने, यानी कि थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी उम्मीदें, जीवन के प्रति उम्मीदें और जीवन के प्रति जो सपने हैं वो यहाँ पर एक तरह से बचा कर रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर निर्मला पुतुल जी ने आग्रह किया है लोगों से कि अभी भी स्थिति बहुत अधिक नहीं बिगड़ी है, यानी कि बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है स्थिति, कुछ नहीं बिगड़ी है, तो अभी भी आपके पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। यानी कि आप जिस भी उम्र में पढ़ रहे हैं, जिस भी समय पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए देखिए ये बहुत जरूरी है कि आप सपने तभी देखें जब उनका जीवंत रूप हो, यानी कि कोई चीज जब हमारे सामने हो तभी उसका एक तरह से सही दाम सही एक तरह से लगाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए कविता हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। केवल लास्ट हमारा स्टैंजा है, आओ मिलकर बचाएं, बहुत कुछ बचा है अभी भी हमारे पास। एक तरह से यहाँ पर कहा, आओ मिलकर बचाएं, इस दौर में बचाने को कुछ भी बचा है, जो कुछ भी बचा है अब हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर कवयित्री कह रही है कि किस तरह से अब वो जो है अपने भगवान के करीब आ चुकी है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न जो है, तो अभ्यास के प्रश्नों में आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो अभ्यास के प्रश्नों को करने में कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तो बच्चों, इस तरह से आज हमने यहाँ पर निर्मला पुतुल जी द्वारा लिखी गई कविता आओ मिलकर बचाएं को बहुत अच्छे से पढ़ा और आपने देखा कि कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये कविता, कितनी ज्यादा सुंदर है ये कविता, कि कितने अच्छे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, किस तरह से यहाँ पर इस समाज को, इस संसार को, इस संस्कृति सभ्यता को बचाने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर कवयित्री द्वारा कहा गया है। तो पाठ के प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं, आप चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसको पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी करेंगे और पाठ के भावार्थ को भी आपको नोट डाउन करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।